जोहार झारखंड। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल कॉमर्सपुर। मैं आपका साथी मुकर्रम जिया। आज हम लोग इतिहास को देखेंगे, इतिहास को समझेंगे और इतिहास को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे। ठीक ना। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो उससे संबंधित जो है वो प्रश्न आपका इतिहास से नहीं छूटने वाला, मैं आशा करता हूँ। और वैसे छात्र जिनका इतिहास में रुचि नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि वैसे छात्र का भी जो है वो रुचि इतिहास में लगेगा। तो बहुत ही सरल और बहुत आसान भाषा में हम लोग इतिहास को समझेंगे। ठीक है। तो जो भारतीय इतिहास है इसको अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। यानी इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है इतिहास को, ये अध्ययन के सुविधा के लिए। तो हम लोग जो है वो आरंभिक समय में वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे, इसको हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोग मिडाइवल और मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास की परिभाषा को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या कहता है। तो आम बोलचाल की भाषा में जो है वो इतिहास की परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि मानवों की जो है वो बीते हुई कहानी को इतिहास कहा जाता है। ये आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो है परिभाषा वो पूर्ण नहीं होता। ठीक है ना। तो इतिहास की परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या कहलाता है। तो बीते दिन मानव की कहानी जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि दिन ब दिन हमारे हमारे दिनचर्या में कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, तो क्या उसे हम इतिहास कहेंगे? नहीं। वही चीज़ अगर हमारे जीवन में कुछ विशेष प्रभाव डाले तो ये हमारे लिए इतिहास कहलाएगा। ठीक है। तो इतिहास की परिभाषा को हम लोग देख लिए कि बीते दिनों के मानव की कहानी जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है ना। तब क्यों जरूरी है इतिहास का ज्ञान? हम लोग ये प्रश्न मन में उठता है कि क्यों जरूरी है इतिहास का ज्ञान, क्या क्या आवश्यकता है इतिहास को पढ़ने का। जब हम लोग जियोग्राफी को पढ़ते हैं उससे हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। वही हम लोग जो है वो अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो किसी भी देश के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें मालूम चलता है। ठीक है ना। लेकिन क्या इतिहास के पढ़कर हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, इससे कुछ हमें प्रॉफिट होने वाला है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व जो है वो कई लाख वर्ष से है। ठीक है ना। जो मानव का जो अस्तित्व है इस पर पृथ्वी पर जो है वो कई लाखों वर्ष पूर्व का है। अब उससे वर्तमान के हम कंपेयर किस हिसाब से करेंगे? तो अगर हमें इतिहास की जानकारी रहेगी तभी हम जो है वो अपने अतीत यानी जो लाखों वर्ष पहले की जो मानव की सभ्यता थे, मानव जीवन का जो जीने का तरीका था, लाइफ स्टाइल था, उसका अभी वर्तमान के लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जो है उसका कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इतिहास अतीत को समझने का प्रयास है। इतिहास में हम न सिर्फ अपने देश के बारे में पढ़ते हैं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं, उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं। ठीक है ना। जो हम इतिहास जो है केवल अपने देश का नहीं पढ़ते बल्कि जो है अन्य देशों के बारे में भी पढ़ते हैं, उनके संस्कृति से परिचित होते हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो है वो भाषाएं बोली जाती हैं। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक इस चीज़ से हम लोग रूबरू नहीं हो सकते। और हम लोग देखते हैं कि महान लोगों की जीवनी और उसकी शिक्षाओं को हम लोग पढ़कर उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो लोग कहाँ रहते थे? भारत के कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं तो भारत में लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है ना। जो लाखों वर्ष से जो है वो लोग ये नर्मदा नदी के तट पर, यानी भारत में जो है वो मानव का विकास जो है वो नर्मदा नदी के तट के आसपास हुआ। ठीक है ना। और हम लोग विश्व में देखते हैं हम लोग कि अफ्रीका में जो है वो नील नदी के आसपास में जो है वो मानव का विकास हुआ। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ, जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया गया। ठीक है ना। सुलेमान पर्वत और किरथल पहाड़ियों के बीच में जो है वो
8,000 वर्ष पूर्व जो है गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना लोग शुरू किया, ठीक है ना। और वे लोग क्या करते थे, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये आरंभिक स्टेज के बारे में बात करते हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि भेड़ बकरी गाय बैल पाल रहा है और खेती कर रहा है, तो वहाँ की कैसी कहाँ पे, शहर नगर में रहेंगे लोग या गाँव में? तो साफ जाहिर होता है कि वो लोग कहाँ पे रहते थे, गाँव में रहते थे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है ना, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है ना, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ देखिए हम लोग मैप को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किरथर पहाड़ियाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सुलेमान पहाड़ी। यहाँ सबसे पहले क्या, यहाँ पे गेहूं और जौ जैसे फसल को उपजाया गया। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे यहीं पे जो है वो भारत में मानव का विकास सबसे प्रारंभ में हुआ, ठीक है ना। गारो पहाड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रहा हो, विंध्यन पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देश के नाम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग का भारत कोई बोलता है, कोई इंडिया बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई आर्यव्रत बोलता है, कोई जम्बू द्वीप बोलता है। तो इसके जो नाम है, इसके उद्भव को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 में भी जो है वो भारत तथा इंडिया का ही जिक्र है, बाकी बात और कोई नाम का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो अब इंडिया शब्द का उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो इंडस जो है, हम लोग सिंधु नदी देखते हैं, उसी को अंग्रेजी में जो है वो इंडस बोला जाता है, ठीक है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है ना। जो ईरानी और यूनानी जो थे वो लोग सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको सिंधु नदी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ये सिंधु नदी, ठीक है ना। इसके पूरब के लोगों को क्या बोला गया, आपका हिंदोस अथवा इंडोस, ठीक है ना। इसके पूर्व की भूमि को इंडिया कहा गया। सिंधु नदी को हिंदोस और इंडोस कहा गया। इसके जो पूरब में लोग रह रहे थे उसे जो इसके पूरब में जो भूमि था उसे इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता है। यानी कि जो है आर्य के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि आर्य जो थे उसके एक समूह के लिए जो है वो भारत का प्रयोग होता है। यानी भरत कबीला के नाम पे जो है वो इसका नाम भारत पड़ा, जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। अरबों ने इस धरती को अलहिंद कहा। जब अरब व्यापारी इस क्षेत्र में आए तो इसे अलहिंद कहा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहा के भारत को पुकारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं काल का निर्धारण, ठीक है। तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम लोग देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो इसका जो है वो परिभाषा किस हिसाब से है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो प्राचीन जो है जो मनुष्य के जो है मनुष्य जो रह रहे थे प्राचीन काल में, जो उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक ना, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आध ऐतिहासिक काल में जो है उसका तो लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन जिसे है वो पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे जो है वो लिखित का प्रमाण तो मिला है, लेकिन उसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। ऐतिहासिक काल में जो है वो लिखित प्रमाण तो मिले हैं, उसे पढ़े भी जा चुके, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अतीत की जानकारी के बारे में, ठीक ना। तो अतीत के जानने के लिए कई माध्यम हैं, जिसकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं, ठीक है ना। जो है अपने इतिहास को जो है वो कई माध्यम हैं जिसकी सहायता से हम अपने हजारों साल की बातों को जान सकते हैं, ठीक है ना। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है, जो बुक जो है वो इसमें जो है वो प्रमुख माध्यम है, ठीक है। उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जो है वो प्रिंटिंग मशीन यानी लिखने का जो वो है वो मतलब वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, इसलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। जो जितने भी बुक वगैरह प्राचीन काल में लिखे जाते थे उसे हाथ से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है ना। जो है वो पांडुलिपि को अंग्रेजी में जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि पांडुलिपि किस चीज़ पे तैयार किया जाता था। पहले समय में तो लोहा वगैरह भी नहीं था, तो पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। यानी पेड़ों के छालों को इस हिसाब से तैयार किया जाता था ताकि उस पर लिखा जा सके, और इस हिसाब से लिखा जा सके ये कई वर्षों तक क्या हो, ये नष्ट ना हो, ये सुरक्षित रह सके। ठीक ना। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तक एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, बुक जो है वो बहुत कठोर माध्यम जो है वो, जो आपका जो है वो प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी के लिए। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग जो है वेद को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं जो वेद जो है भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। ये जो हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में जो है वो बुक वगैरह आता है। ठीक ना। तो बुक में कौन किस टाइप से, दो टाइप से साहित्यिक स्रोत में, दो धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। तो हम लोग धार्मिक साहित्य में देखते हैं कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया, बौद्ध है, जैन धार्मिक साहित्य जो है, ये सारे जो है वो साहित्यिक स्रोत यानी धार्मिक साहित्य स्रोत हो गए। अब वही हम देखते हैं गैर धार्मिक साहित्य स्रोत में चंद्रगुप्त के मौर्य प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र, जो चाणक्य अर्थशास्त्र है, कश्मीर कवि, कलहन की राय तरिंगनी, ये सारे जो है वो गैर धार्मिक आपके पुस्तक हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास में जो है वो पुरातात्विक, हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा स्मारक, अभिलेख, सिक्के, ठीक है ना, प्राचीन मंदिर, और बहुत सारे जो सिक्के वगैरह जो है, ये सारे जो चीज़ हैं वो आपके साहित्यिक स्रोत हैं। इससे हम लोग प्राचीन काल के बारे में, इससे हम लोग आसानी से इससे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।